बोर्ड प्रिपरेशन 2021 आज इस दूसरी वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। साइंस जिसको मैं 30 डेज़ में कंप्लीट करा दूंगा ऐसा मैंने सोच रखा है, डिसाइड कर रखा है। बस आप लोग ईमानदारी के साथ वीडियो पूरी देखते चलें, समझते चलें और कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछते चलें। उम्मीद के साथ कहता हूँ पूरा 100% पेपर जरूर फंसाऊँगा। इस बार यूपी बोर्ड में 100% पूरे क्वेश्चन संभावना है, पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आज बता के रहूँगा। तो बायोलॉजी के सेट पेपर मैं चला रहा हूँ, सारे सेट पेपर के सॉल्यूशंस के साथ आप लोगों को समझाता चल रहा हूँ, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते चलिएगा। कल की वीडियो में आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सातों सेट के 2011 के सातों सेट आप लोगों ने समझे थे। आज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेट पेपर 1 से लेके 7 तक के 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ आज आप लोगों को बेसिक पॉइंट भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताऊंगा और यहाँ तक कि शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग आंसर्स को लिख सकते हो सिर्फ रीडिंग के माध्यम से। इसलिए अच्छे से वीडियो देखें, एंड तक वीडियो देखें। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह की वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। ध्यान रहे अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मेरे जो उद्देश्य हैं, जो मैं सोचा हूँ, जिस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है वो उद्देश्य मेरा पूरा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे उद्देश्य को पूरा करने में मेरी सहायता जरूर करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैसी लग रही है हमारी सीरीज ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि बोर्ड की तैयारी आप लोगों को यूबिन क्लासेस से कैसी कराई जा रही है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज आप लोगों को सेकंड वीडियो मिल रही है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो अनसॉल्व पेपर के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए और आप लोगों को कैसे इसको सॉल्व करना है इसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स ने अनसॉल्व खरीद तो लिए है लेकिन उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स जो सॉल्यूशंस कैसे लिखने होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में वो उनको नहीं पता है। उसी की तैयारी मेरे माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुँच रही है, जिसका श्रेय जो जा रहा है कई स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि सर मुझको पेपर सॉल्व करना नहीं आ पा रहा है, किसी प्रकार से पेपर सॉल्व कराइए। उसी को देखते हुए समझते हुए मैं इस सीरीज़ को चालू किया हूँ, इसलिए आप लोग एक्टिव रूप से इसको ज़रूर देखा कीजिए। क्वेश्चन क्या था, कल आप लोगों ने वीडियो देखी थी जिसमें आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पूरे सीरीज़ देखी, 2011 के पूरे सेट के पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों ने समझे थे। आज 7 सेट की सीरीज फिर से है 2011 ईयर की, जो 2011 में परीक्षा हुई थी, बोर्ड की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछे जाने वाले जो सवाल थे उसी को आज मैं सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चंस क्या थे। 2011 सेक्शन सी बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से 10th का 1, 2 और 3 जो कि 2 नंबर के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। इसका मतलब कौन कौन सी ऐसी क्राइटेरिया होती हैं जिसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि कोई थिंग्स लाइव कंडीशन में है, लिविंग कंडीशन में है, जीवित अवस्था में है। ये कैसे कह सकते हैं, क्या कोई क्राइटेरिया बनाई गई है? तो बता देता हूँ, पहला चैप्टर जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर आप लोगों का बताया गया है वो ही तय करता है कि कौन कौन सी लिविंग क्राइटेरिया होती हैं, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट टाइप की वाइटल एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म की जाती हैं डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, वो आप लोगों ने याद की थी। क्या याद किया था? ऑल द वाइटल एक्टिविटी विच आर मेनली परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड डिफरेंट टाइप्स की और रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। यही क्राइटेरिया बताते हैं कि कोई चीज़ जीवित है अथवा मृत है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका आंसर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, आज की ही वीडियो में आंसर भी बताता चलूँगा। फिलहाल मैंने ये बता दिया कि आप लोग आंसर कैसे लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन में समझ लेते हैं, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ वाइन। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, वाइन की अगर बात की जा रही है तो वाइन की जगह अगर यहाँ यूरिन होता तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर था। तो यूरिन, अमाउंट ऑफ यूरिन जो प्रोड्यूस हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है हमारी बॉडी में, किस प्रकार से रेगुलेट हो रहा है, कैसे आप लोग इसको आंसर को सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो फैट हम लोग लेते हैं, फूड खाते हैं, फूड कंपोनेंट हमारे शरीर में जाते हैं, उन्हीं में से एक कंपोनेंट फैट है, वो किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में। ये क्वेश्चंस पूछे गए थे 2011 के बोर्ड पेपर में और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद आ रहा होगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आए जरूर होंगे। इसी के सोल्यूशन को मैं अब बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं विद सोल्यूशन के साथ।
चलिए समझ लेते हैं आंसर्स कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में तो आ गया था, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव या वेदर समथिंग इज लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स या वेदर समथिंग इज लाइव। तो कैसे लिखना है इसका आंसर बता देता हूँ। देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, सच एज मूवमेंट, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ, सेंसिटिविटी एंड रिप्रोडक्शन। दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही केवल किसके होते हैं, लिविंग थिंग्स के होते हैं। सम नॉन लिविंग थिंग्स में शो वन और टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स बट लिविंग थिंग्स शो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं वो इन्हीं में से कुछ क्राइटेरिया शो करते हैं लिविंग कंडीशंस को। तो समझ गए आंसर क्या लिखना था। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। तो किस प्रकार से यूरिन का रेगुलेशन होता है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ यूरिन जो प्रोड्यूस होता है ये डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर, मतलब जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा गई है उसी एक्सेस वाटर पर डिपेंड करता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। समझ में आ गया। एंड डिजॉल्व वेस्टेज दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी, और जो भी वेस्टेज हैं हमारे शरीर में जो डिजॉल्व हो रहे हैं वो डिपेंड करते हैं इस यूरिन के प्रोडक्शन को। अदर फैक्टर सच एज हैबिटेट, रहन सहन जहाँ पर जीव रहता है, और उसमें पाए जाने वाले हार्मोन्स सच एज कौन सा हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। हो सकता है सेकंड चैप्टर का ये फंक्शन आप लोगों से पूछ लिया जाए, फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, ये भी पूछ लिया जाएगा। हो सकता है सेकंड चैप्टर आपके कोर्स में 30% से हटा दिया गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड होते हैं, इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑल्सो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस। ठीक है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन था यूरिन प्रोडक्शन को लेकर। थर्ड है, हाउ आर द फैट डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में, किस प्रकार फैट का डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो क्या लिखना है, द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के ग्लोब्यूल्स से जाते हैं, पार्टिकल्स कह सकते हो आप लोग उसको, फैट के पार्टिकल्स हमारे शरीर में गए, ये ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटते हैं बाई बाइल सॉल्ट के द्वारा। ठीक है, किसके, बाइल सॉल्ट के द्वारा टूटते हैं, किस चीज़ में, इनटू सिमिलर ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। द पैनक्रियाज सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को, और आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिप्सिन एंजाइम यहीं पर एक्ट करता है, विच कंटेन लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। जी हाँ, लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड करता है इसी फैट को, और द एंजाइम इन द इंटेस्टाइनल जूस फाइनली कन्वर्ट कर देता है दीज फैट को इनटू फैटी एसिड्स में। ठीक है, दीज फैट्स को किस में करता है, फैटी एसिड्स में करता है, और किस में करता है, एंड ग्लिसरॉल में कर देता है, इसी प्रोसेस को जो कि टेक्स प्लेस होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे, किस प्रकार से ग्लोब्यूल्स सिंपल में टूटते हैं और सिंपल से किस प्रकार से इमल्सिफाइड फैट में जाते हैं, और वही इमल्सिफाइड फैट किस प्रकार से चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। समझ में आ गया स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को अपनी कॉपी में, बोर्ड की एग्जाम की कॉपी में भी लिखना आंसर समझ में आ गया। सेकंड सेट पे चलता हूँ। 2011 के सेकंड सेट के सारे क्वेश्चन में समझा देता हूँ, फिर उसके आंसर को भी समझा देता हूँ किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। टू 2011 सेट पेपर 2, चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, जान लेते हैं अगले इसी जो 2011 सेट सीरीज चल रही है उसी में सेट पेपर 2 में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीट हो गया, मतलब सेट पेपर में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया और जान लिया। इसका आंसर बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट सेट पेपर की तरह, तो इसको एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता मुझको नहीं लगता है कि मुझको पड़ेगी। इसके बाद दो क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आते हैं इसी सेट पेपर 2 के, कौन कौन से थे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप लोगों ने पढ़े थे, कहाँ से पढ़े थे चलिए बता देता हूँ। आप लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में। जी हाँ, वहीं से ये क्वेश्चंस निकल के आया है कि कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिनका फंक्शंस होता क्या है, ये आप लोगों को बताना है। व्हाट इज फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, सिर्फ एक ही फंक्शंस बता देना डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के, ध्यान रखना फंक्शन एक ही बताना है और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बताने हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप के सलाइवरी ग्लैंड, डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आप लोगों ने पढ़े थे, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड थी वो सिक्रेट करती है किस चीज़ का, सलाइवा का।
तो सलाइवा से सिक्रेट होने वाले एंजाइम आप लोगों को याद होंगे। उसके बाद आप लोगों ने लीवर से सिक्रेट होने वाले एंजाइम पढ़े होंगे। उसके बाद पैनक्रियाज से सिक्रेट होने वाले एंजाइम भी आप लोगों को याद आ रहा होगा। इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रेट, इंटेस्टाइन से सिक्रेट होने वाले एंजाइम भी आप लोगों को पता होंगे। यही सारे एंजाइम्स के फंक्शंस आप लोगों को इस क्वेश्चन में लिख देना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, बिल्कुल बताऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर आपको क्वेश्चन नया लग रहा है तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों को नई चीज़ें मिलती जा रही हैं और आप लोगों को कैसे करना है ये भी मैं बताता चल रहा हूँ, समझते चलें। थर्ड क्वेश्चन, वेयर यूरिया इज फॉर्म इन आवर बॉडी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वन लाइनर आंसर है, इसका आंसर आप लोगों को आता होगा, बेसिक आप लोग पढ़ते चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ही है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर चुके होंगे। फिर भी मैं बताऊँगा, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो ये वीडियो जो आज की वीडियो बनाई जा रही है आप ही लोगों के लिए है, आप लोगों की बेटर तैयारी के लिए। इसी तरह से मैं फिजिक्स की भी वीडियोज़ बनाऊँगा, केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ बनाऊँगा, हिंदी की भी बनाऊँगा, इंग्लिश की भी बनाऊँगा और सोशल स्टडीज़ की तो मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा। मैथमेटिक्स की भी वीडियोज़ आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है। आप लोग अपनी तैयारी को कल चालू करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मैं चालू कराने वाला हूं, बहुत ही स्पीड में लाऊंगा। थोड़ा सा समय मुझको कम मिल पा रहा था लेकिन प्रॉपर समय मिल जाता है वीडियो बनाने का, इसलिए ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए इनके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या लिखना है आप लोगों को मैं बता देता हूं। सेट पेपर 2 3 क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशंस क्या था। पहला क्वेश्चन तो सिमिलर था, आप लोगों को पहले से ही बता दिया गया था। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो कौन कौन सी क्राइटेरिया, देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। यही क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या फिर नहीं है। तो मूवमेंट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ हो गया, सेंसिटिविटी हो गया और रिप्रोडक्शन। दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्हीं को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या फंक्शन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, ये बताना है आप लोगों को। तो आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से लिख देना है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प करते हैं किस चीज में, इन डाइजेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स में फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए बाय द बॉडी, हमारे शरीर के द्वारा। ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूस डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आप लोगों ने पढ़ा था, दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फूड में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स आप लोगों ने पढ़े थे जिनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, फैट के बाद विटामिन, रफेज और वाटर इज आल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये सब कुछ आप लोगों ने कंपोनेंट के रूप में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल सलाइवा प्रोड्यूसेस सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम दैट डाइजेस्ट द स्टार्च। जी हाँ, स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका पाचन कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला सलाइवा एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, आप लोगों ने पढ़ा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाला पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन पर अपना एक्ट करता है, अपना फंक्शन करता है और डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एंजाइम्स सच एज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और ऑल्सो हेल्प इन द प्रोटीन डाइजेशन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट नहीं करता, फैट को भी डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी थी, उसी का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, वेयर यूरिया इज फॉर्म इन आवर बॉडी। तो यूरिया कहाँ बनता है, तो यूरिया इज फॉर्म या प्रोड्यूस इन आवर लीवर, तो हमारे लीवर में बनता है। तो ये चीज़ क्लियर होगी, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेट पेपर 3 की। 2 पेपर सीरीज मैंने सॉल्व करा दी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे लिखने, सब कुछ बता दिया। थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझको भी टाइम निकालना होता है, समझाना होता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड तक जरूर देखा करिए। मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों की जो परसेंटेज हैं वो कम से कम 90+ के ऊपर जाएँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 90% क्रॉस जरूर करोगे। 2011 सेट पेपर 3, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है, इसको जरूर एंड तक देखें। क्या है समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सेट पेपर 3 में पूछे गए थे। तीनों क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट 1 रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कोई एक कारण बताना है कि हम लोग कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, तो क्यों करते हैं, कारण बताना है। तो आप लोग जानते ही हैं कि कई तरह के एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं डिफरेंट टाइप के विलेजर्स के द्वारा, जैसे चिपको मूवमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल या वन ऑफ द बेस्ट रीज़न फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नीचे भी आया है, व्हाट इज़ चिपको मूवमेंट, होता क्या है। तो चिपको मूवमेंट, चिपको शब्द हिंदी का ही है, इसको इंग्लिश में आप लोगों ने लिखा है इस तरह से, बिल्कुल सही है। तो
हग द ट्री मतलब ट्री को गले लगा लेना, हग द ट्री। तो चिपको मूवमेंट इसी का ही दूसरा नाम है, हग द ट्री मूवमेंट। और इसी को कभी कभी चिपको आंदोलन के नाम से भी क्वेश्चंस पूछा गया है और हो सकता है आने वाले एग्जाम से पूछा जाए। तो इसको भी इसमें समझा दूंगा कि चिपको मूवमेंट क्या था और इसमें होता क्या है ये भी बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया भी था। और उन्होंने कहा था कि F1 जनरेशन्स में जितने भी प्लांट्स क्रॉस करते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अपने पेरेंट की तरह ही होते हैं, ऐसा बताया था। तो यही समझाना है। अ प्योर रेड फ्लावरिंग प्लांट इज क्रॉस विद प्योर वाइट फ्लावरिंग प्लांट, व्हाट विल बी द कलर ऑफ फ्लावर्स इन F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में कौन सा कलर वाला फ्लावर दिखेगा F1 जनरेशन में, ये बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। समझा देता हूँ मैं, पूरा एकदम क्लियर समझा देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। थर्ड सेट स्टार्ट हो चुका है, सातों सेट मैं आज बताऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 1 मंथ में आप लोगों को सब कुछ कंप्लीट करा देना है। साइंस के, बायो के भी सारे पेपर मैं सेट करा दूंगा। निश्चिंत होकर आप लोग पढ़ाई करते चलें, रेगुलर वीडियो देखें, ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि रेगुलर वीडियो जरूर देखा करें। चलिए इसके सोल्यूशंस को मैं समझा देता हूँ किस प्रकार से आंसर लिखना है। चलिए सोल्यूशन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वन रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कोई एक कारण बताना है। तो मेन रीजन फॉर कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जी हाँ, डिफरेंट टाइप की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है, जो वेरिएशंस है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग कंजर्व करते हैं इसी वाइल्ड लाइफ को और इसी फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। क्यों करते हैं? मेंटेनेंस के लिए करते हैं, बैलेंस के लिए करते हैं। किस चीज़ के बैलेंस के लिए? बायोडाइवर्सिटी के। हेंस इकोलॉजिकल बैलेंस इसी वजह से पूरा हो पाता है। एवरी ऑर्गेनिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फूड चैन। जी हाँ, ये फूड चैन है जिसकी वजह से हम लोग बैलेंसिंग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, हम लोग किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग टोटली किस पर डिपेंड है? एक तरह से कह सकते हैं प्लांट्स पर डिपेंड है, क्योंकि हम लोग सर्वाहारी हैं। तो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स पे भी डिपेंड है और किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। ये था इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज चिपको मूवमेंट? क्या होता है चिपको मूवमेंट? नाम कैसे बना? तो चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1970s, वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। इसमें अहिंसा की कहीं पर भी कोई बात नहीं आई थी। एम्ड था इसका उद्देश्य था टू प्रोटेक्ट करना, बचाना एंड कंजर्वेशन, संरक्षण प्रदान करना, बचाना। और किस चीज को? ट्रीज को, फॉरेस्ट को फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉय, विनाश होने से बचा लेना, कटने से बचा लेना। द नेम ऑफ चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड एम्ब्रेस एंड विलेजर्स यूज्ड टू, क्या करते थे? हग करते थे, चिपक जाया करते थे, ट्रीज को चिपक जाते थे एंड प्रोटेक्ट करते थे और उनकी रक्षा करते थे। देम फ्रॉम वुड कटर्स फ्रॉम कटिंग देम, और जो लकड़ी काटने के लिए आते थे उनसे उन पेड़ों को बचाते थे। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया चिपको मूवमेंट। ठीक है, याद हो गया? क्लियर है? आखिरी एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको समझा देता हूं। अ प्योर रेड फ्लावरिंग प्लांट। तो रेड फ्लावरिंग प्लांट, इसके लिए आप लोग जीनोटाइप यूज कर लीजिए, कोई भी जीनोटाइप यूज कर लीजिए, उसी का अपोजिट कैरेक्टर आप लोग यूज करते हैं। एलिलोमॉर्फ पढ़ा था आप लोगों ने। तो रेड फ्लावरिंग प्लांट में मैंने यहाँ पर कैपिटल आर रखा है और इसी का अपोजिट कैरेक्टर जो कि था वाइट, प्योर वाइट फ्लावरिंग प्लांट, इसलिए स्मॉल आर रख दिया। इसी का एक्सपेरिमेंट करना है आप लोगों को। कौन कौन से कलर दिखाई देंगे F1 जनरेशन में, बिल्कुल इसी तरह से। तो क्या लिखना है? आंसर में लिख सकते हैं व्हेन प्योर रेड एंड प्योर वाइट फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट, किसी भी प्लांट का भी अगर ऐसा होता है, आर क्रॉस्ड कराया जाता है, द रिजल्ट विल बी ऑल रेड। तो यस, फर्स्ट प्रोजेनी हैव रेड कलर फ्लावर। तो बिल्कुल इसी तरह से क्रॉस करके भी आप लोग बता सकते हैं कि देखते हैं कैपिटल आर जो कि शो करता है जीनोटाइप है किस चीज़ का? रेड फ्लावर का, और अपोजिट कैरेक्टर स्मॉल का आर व्हाइट फ्लावर का है। क्रॉस कराने के बाद आप लोगों ने देखा कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका मतलब सभी तरह के प्लांट्स में सारे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे? रेड फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक थे। इसलिए बिल्कुल सही है कंडीशन जो कही गई है, ऑल प्लांट्स हैव रेड फ्लावर। बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप लोग कंडीशंस दिखा सकते हैं, बना सकते हैं और बता सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये थर्ड पेपर सेट की सीरीज आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होंगी। अब हम लोग बात करते हैं सेट
पेपर 4 की। जी हाँ, अच्छे से वीडियो देखते चले। 4 सेट पेपर भी मैं आज बताने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट 4 सीरीज 2011 सेट पेपर 4। चलिए बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिस्ट 2 इनडायरेक्ट वेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का उपयोग आप लोगों ने बहुत जगह इस्तेमाल किया होगा, यहाँ तक कि आप लोग अपने फ़ोन को भी चार्ज करने के लिए सोलर एनर्जी इस्तेमाल किए होंगे। इलेक्ट्रिक लाइट जो जलती हैं रोड पे, वो भी एज अ सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी की वजह से चलवाती हैं, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। कई तरह के किचन वेयर्स यूज़ किए जाते हैं इसी सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए। तो आप लोगों को पता है एप्लीकेशंस कई जगह पे जहाँ पर आप लोगों ने इस्तेमाल किया इसका। तो इसका आंसर आप लोग कर लोगे, फिर भी मैं इसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन। तो किस प्रकार से न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस एक होती है न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो किस प्रकार ये कंप्लीट होती है ये आप लोगों को बताऊँगा आज की इस वीडियो में। थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी मतलब जो वायु की जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ आप लोगों से यहाँ पूछी गई कि एडवांटेजेस कहाँ पर इसके एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग जानते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आप लोगों ने पढ़ा भी था अपने सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। तो इन्हीं की आज मैं बेसिकली वीडियो जो तैयार कर रहा हूँ इसी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड है। चलिए सॉल्यूशंस बता देता हूँ तीनों क्वेश्चन के कैसे आप लोगों को लिखने हैं। सेट पेपर 4 सॉल्यूशंस के साथ मैं बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम 2 इनडायरेक्ट वेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो प्लांट यूज द सोलर एनर्जी, और इसी एनर्जी की वजह से वो अपने भोजन को बनाते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी एंड गिव अस द फूड, और वो फूड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दिस इज इनडायरेक्ट वे वी आर यूजिंग सोलर एनर्जी। अनदर इनडायरेक्ट यूज ऑफ सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दीज आर द इनडायरेक्ट वेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो अगला, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन होता क्या है, तो अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच आ हैवी मॉलिक्यूल्स या हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स होता है, टूटता है स्पॉन्टेनियसली, और वन इम्पैक्ट जो टूटता है यानी ज़्यादा भागों में टूटता है, और ऑन इम्पैक्ट विद अनदर पार्टिकल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है जिसका इस्तेमाल हम लोग द्वारा किया जाता है। हालांकि डायरेक्टली हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाने में करते हैं हम लोग। तो ये न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो विंड एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो एक सोर्स होता है रिन्यूएबल एनर्जी का, ये आप लोगों ने पढ़ा था। और इट डज नॉट कंटेमिनेट, और ये कंटेमिनेट नहीं होता है, इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल एंड रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को। मतलब विंड एनर्जी रिड्यूस करता है फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को, विच आर द ओरिजिन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है अगर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर करते हैं। फॉर दीज रीजन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड एनर्जी एंड इट्स एफिशिएंट यूज टू कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अच्छी चीज़ है, आप लोगों को मॉडर्न एज में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, इसका इस्तेमाल आप लोग कर रहे हो अच्छे से। ये सॉल्यूशन था जिसको आप लोग अपने बोर्ड के एग्जाम में सॉल्यूशन के तौर पे लिख सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कहीं कोई डाउट रह गया तो ज़रूर पूछें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेट पेपर 5 की। सेट पेपर 5 में बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, फिर भी हम लोग बात कर लेंगे इसके सॉल्यूशंस आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। आप लोगों ने पढ़ा था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में। मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल, आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस होता है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि धीरे धीरे न्यू स्पीसीज़ का निर्माण होता है, और यही जो न्यू स्पीसीज़ तैयार हुई थी इसी को हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस को ही हम लोग एवोल्यूशन से कंसीडर करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज वेरिएशंस। तो वेरिएशंस क्या होता है, एक ही स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज़ का दिखाई देना ही वेरिएशंस कहलाता है। इसी को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं सॉल्यूशंस के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस कैसे आप लोगों को अपने बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में लिखना होता है वही मैं समझाऊंगा। सेट पेपर 5, जी हाँ 2011 यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन सेट पेपर 5 में जो क्वेश्चंस पूछे गए अभी आप लोगों को मैंने बताए हैं उसी के सॉल्यूशंस को एक बार देख लेते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर कौन कहलाते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को लिख देना है, मेंडल को ही हम लोग
फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवोल्यूशन, जैसे कि अभी आप लोगों ने सीखा था इन बायोलॉजी, एवोल्यूशन इज द चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशंस, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, उसी में जो ग्रेजुअल चेंजेस आए उसी को हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। एंड रिलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और ये भरोसेमंद है एक प्रोसेस जो नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल स्पीसीज आर रिलेटेड एंड ग्रेजुअली चेंज ओवर टाइम पीरियड। जी हाँ, समय में परिवर्तन आया, उसी तरह से ग्रेजुअल चेंजेस आए, कई तरह के डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आए डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ में, उसी स्पीसीज़ में उसी चेंजेस को हम लोग यहाँ पर एवोल्यूशन के नाम से कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेरिएशन, नाम में ही लग रहा होगा, बायोडाइवर्सिटी आप लोगों ने पढ़ा था, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, वही वेरिएशंस के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो वेरिएशन इन बायोलॉजी, एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी स्पीसीज कॉज एदर बाय जेनेटिक डिफरेंसेस, जिसको जेनोटाइप वेरिएशंस हम लोग कहते हैं, बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, फैक्टर्स ऑन द एक्सप्रेशंस ऑफ द जेनेटिक पोटेंशियल्स, जिसको हम लोग फिनोटाइपिक वेरिएशंस कहते हैं। तो इनमें परिवर्तन देखने के लिए मिल जाए तो समझ लीजिए वेरिएशंस की डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख दी है। जी हाँ, यही वेरिएशंस होता है कि चेंज दिखाई देना चाहिए डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ में, समझ गए, चाहे वो जेनेटिक हो चाहे वो फिनोटिपिक हो, किसी भी तरह की हो सकती है, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप लोग अपने बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेट पेपर 6 की और सेट पेपर 7 की। सेट पेपर 6 में पूछे जाने वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं, वो पहला क्वेश्चन, व्हाई डू प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑन द एवरी फूड चेन। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्यों रखा जाता है किसी भी फूड चेन में। तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रोड्यूसर्स का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, और प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हीं को ही हम लोग फर्स्ट प्रोड्यूसर बोलते हैं या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रखे जाने वाले ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्यों कहते हैं इसको आप लोगों को फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आज ही की वीडियो में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन इकोसिस्टम के बारे में पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन, लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये आप लोगों को बताना कि किसी भी बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किसी भी बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से कहलाते हैं इकोसिस्टम में, ये आपको बताना है आज के इन 3 क्वेश्चंस में सेट पेपर 6 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे लिखना है आप लोगों को अपनी कॉपी में। सेट पेपर 6 क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एनी फूड चेन। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एनी फूड चेन बिकॉज ओनली प्रोड्यूसर्स हैव द एबिलिटी टू ट्रैप सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस देयर ओन फूड। जी हाँ, प्रोड्यूसर्स, ये जो प्लांट्स होते हैं ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, इन्हीं के पास एबिलिटी होती है टू ट्रैप करने की, किस चीज़ को ट्रैप करने की, सोलर एनर्जी को, और इसको ट्रैप करने के बाद ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस वजह से इनको सबसे पहले रखा जाता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रखा जाता है। यही आप लोगों को इतना ही लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इकोसिस्टम होता क्या है, इसी को आप लोगों को डिफाइन करना है। तो चलिए क्या लिखना है इसके बारे में समझ लेते हैं। द इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट को। इन अदर वर्ड, एन इकोसिस्टम इज अ चैन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। द टर्म इकोलॉजी या टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द एजी टांसले। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। एजी टांसले, इन्होंने टर्म्स दिया था एन इंग्लिश बोटेनिस्ट इन 1935 में। जी हाँ, किसने दिया था, एजी टांसले। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट कंपोनेंट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। दे आर सॉर्टेड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, और जिसको हम लोग हेटरोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, और लास्ट में डिकम्पोजर्स होते हैं। दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम। जी हाँ, समझ में आ गया, उम्मीद है आप लोगों को ये सेट पेपर 6 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम लोग बात करते हैं सेट पेपर 7 की। कौन कौन से सेट पेपर 7 में क्वेश्चंस पूछे गए थे बोर्ड के एग्जाम में 2011 वाले में, उसी के सोल्यूशंस को आज मैं समझा दूंगा। लास्ट वीडियो है, उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो एंड तक जरूर आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसको याद कर चुके होंगे।
2011 सेट पेपर 7 इसी के क्वेश्चन आज हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। दूसरा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, और थर्ड क्वेश्चन था विच ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन। तो पहला क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन आप लोग जानते ही होंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की खासियत होती है, प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन का, इसको समझेंगे। उसके बाद एपिग्लॉटिस का कार्य क्या होता है इसको समझेंगे, और लास्ट में कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है हार्मोन्स का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कुछ ग्लैंड सीक्रेट करते हैं एंजाइम्स और कुछ ग्लैंड सीक्रेट करती है हार्मोन्स का। तो कौन सी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती हैं ये आज आप लोगों को पता चलेगा। लास्ट पेपर सेट पेपर 7, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो समझ रहे होगे, अच्छे से समझते चल रहे होगे। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, ध्यान रहे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को जरूर भेजें, ऐसा मैं आप लोगों से अपेक्षा करके चल रहा हूं। इसलिए लास्ट पेपर सेट है, अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, कैसे लिखना है। डबल फर्टिलाइजेशन एक तो समझ लीजिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट, ध्यान रखिएगा, फ्यूजन ऑफ one male gamete with the egg nucleus and another male gamete with the polar nuclei, इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इन ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट देयर इज अ डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ, आप लोग जानते हैं पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा था, दो मेल गैमेट पोलन ट्यूब में थे और फ्यूज होते हैं कहाँ पर, ओवरी में। तो यहाँ पर आप लोग को समझना है इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट, किसके साथ होगा फ्यूजन, एग न्यूक्लियस के साथ होगा, एंड अनदर मेल गैमेट विद द पोलर न्यूक्लियाई के साथ होगा। इसी सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, आप लोग जानते ही होंगे। द एपिग्लॉटिस इज अ लीव शेप फ्लैप लाइक कार्टिलेज लोकेटेड बिहाइंड द टंग, टंग मतलब जबान के नीचे पाया जाता है, फ्लैप लाइक कार्टिलेज होता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स के ऊपर पाया जाता है और वॉइस बॉक्स के आसपास पाया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द एपिग्लॉटिस इज टू सील ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग ईटिंग, खाते समय बंद कर देना फूड पाइप को, इसी तरह से कहने का प्रयास किया जा रहा है एपिग्लॉटिस के फंक्शंस के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग फंक्शन एपिग्लॉटिस को समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन, कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है हार्मोन का। तो एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इज मेड अप ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है, जो सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स का। इतना ही लिखना है आप लोगों को अपने बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे 30% कोर्स से सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाहर है, उम्मीद नहीं लगती इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो वीडियो सारी समझ में आ गई, एंड तक समझ में आ गई, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी, आगे ही इसी तरह की वीडियो और बनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखोगे। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।